कार होनी ही चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मेरे साथ जो पदाधिकारी गण आए हैं वो भी संक्षिप्त में अपनी बात आप सब तक पहुंचाएं। मैं उनसे आग्रह करूंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो गुजरात से आए हैं जितेंद्र राजावत जी, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं, आज के विषयों अनुसार वो अपनी बात रखें। पधारे राजावत जी, मैं आपके साथ यहीं पे खड़ा हूँ। पधारिए। भारत माता की जय। जय। महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। जय शिवा। दोस्तों ज्यादा बोलना नहीं है, बस सिर्फ ये कि जो ये मुद्दे रखे सरकार इन पे ध्यान दे। और राजपूतों को, मराठाओं को, जो मराठाओं ने क्या सिर इसलिए कटाए थे, शिवाजी महाराज ने इसलिए लड़ाई लड़ी थी कि आने वाली पीढ़ियां हमारी बेरोजगार घूमे, गौ माता की खुलेआम हत्या हो, क्या हिंदू सनातन धर्म पर तीखी टिप्पणियां की जाए, इसलिए स्वराज की स्थापना की थी शिवाजी ने। नहीं, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये था कि ये सारी चीजें कभी ना हो। हमारे युवा, हमारे माताएं बहनें जो अभद्र टिप्पणियां आए दिन की जाती हैं, इन पे रोक लगे। और सबसे बड़ा जो बेरोजगारी की समस्या हमारे युवाओं में है, उसके लिए जो EWS 10% जो किया गया, इसको कहीं ना कहीं इसमें भी कोताही बरती जा रही है, सही से पालन नहीं करवाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। इसको अच्छे से पालन करवाए। दूसरा, इसको 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए, और कम से कम ओबीसी में जो ओबीसी का जो लाभ दिया जा रहा है बाकी लोगों को, वैसा ओबीसी की तरह इसको किया जाए। EWS को, ये EWS हटा के ओबीसी का दर्जा दिया जाए और उस हिसाब से उनको फायदा मिले। और मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सभी मंचासीन हमारा सम्मानीय मंच, उनको नमन, और हमारे जो पधारे हुए हैं उनको सभी को मेरी तरफ से जय मां भवानी। अभी मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथ पधारे हमारे सनातन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री मोहित सोनी जी से कि आप आए और संक्षिप्त में आज के इस कार्यक्रम के अनुसार अपनी बात रखें। पधारिए आप। और वो भदौरिया जी कहाँ खो गए, उन्हें बुलाए वो भी बात रखें अपनी। पधारिए, फिर मैं अपनी बात विस्तार से आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा। मोहित सोनी जी बताए। भारत माता की जय शिवा, जय सरदार। मैं पिछले 13 सालों से ये जो लड़ाई है उस लड़ाई को मैं देख रहा हूं। पिछले 10 सालों से मैं राज शेखावत जी के साथ में हूं। किस तरह से सनातन धर्म के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी जो बहन बेटियां हैं, बहन बेटियों को जो कोर्ट ये आजकल आदेश निकालती है नए नए, आपने हर जगह पे देखा होगा कि कोर्ट ने नए नए आदेश निकाले हैं कि आप अपनी बच्चियों को पाल पोस के बड़ा करें, और कोई भी मन चला 1 साल 2 साल उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उससे शादी कर लेता है और उसको घर से भगा के ले जाता है। वह फिर पुलिस के पास जाके वहां से पुलिस प्रोटेक्शन लेते हैं और उनके माँ बाप और हम उनके खिलाफ कुछ आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दूसरी चीज, आज जो केंद्र में सरकार बनी हुई है, मोदी जी की सरकार बनी हुई है, और मोदी जी ने जिस मुद्दे पे सरकार बनाई थी, गौ माता के नाम पे उन्होंने वोट एकत्रित किए। वोट एकत्रित करके उन्होंने इतनी बड़ी सरकार बनाई। और मैं पिछले काफी सालों से ये चीज देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर कत्ल खाने हैं तो आपके महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कत्ल खाने हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से सबसे ज्यादा गाय कटने के लिए महाराष्ट्र के अंदर आती है। दूसरी चीज, अभी जैसे हमारे बीच में जो भाई उपस्थित थे उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। हमारी जो पुरखों की हवेलियां थी, हमारी जो शिवाजी महाराज की पुरानी जो हवेलियां हैं, जैसे राजस्थान में भी काफी सारी जगह पे ये चीजें हो रही है, गुजरात में भी काफी सारी जगह पे चीजें हो रही है, महाराष्ट्र में भी काफी सारे ऐसे हमारे ऐतिहासिक धरोहर है जिनको सरकार के द्वारा धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं।
जिन धरोहर को म्यूजियम बनाकर हमारी सरकार रखना चाहती है, जिनसे लाखों रुपए की कई जगह पर सरकार कमाई भी करती है, लेकिन उनको सही तरह से संरक्षण नहीं देने के कारण कहीं ना कहीं वो सारे आज लुप्त होते जा रहे हैं। जितने भी हमारे महापुरुष थे, जितने भी हमारे महापुरुष हमारे लिए लड़े थे, क्या उन्होंने लड़ाई इसीलिए लड़ी थी? महाराणा प्रताप जी ने क्या लड़ाई इस दिन के लिए लड़ी थी कि हम लोग व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून खेलते रहे, एक दूसरे को हाय हेलो भेजते रहे। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस देश में वापस भगत सिंह पैदा हो, महाराणा प्रताप जी पैदा हो, हर एक चाहता है, लेकिन अपने घर से अपने बच्चों को कोई निकालना नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि शिवाजी महाराज वापिस आए, लेकिन हमारे घर से नहीं, हमारे पड़ोस वाले घर से। हर एक चाहता है कि वापिस कोई इस महाराष्ट्र में मराठों की आवाज बने, लेकिन अपने बच्चों को कोई भी आगे नहीं लाना चाहता है। सब यही चाहते हैं कि हमारे पास वाले घर से कोई शिवाजी महाराज बन के निकले। अगर ये प्रशासन मुकदमे करती है तो हमारे पड़ोस पे जो लोग निकल रहे हैं उन पे करे, अपना बलिदान आज कोई नहीं देना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो आज आपके सामने इतने सारे मुद्दे रखे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इन मुद्दों पे हमें लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? कहीं ना कहीं सरकार हमारा जो क्षत्रिय समाज है, हमारा जो मराठा समाज है, उस मराठा और क्षत्रिय समाज को कहीं ना कहीं इतना दबा चुकी है कि आज हम लोगों को एक दूसरे को बुला बुला के इकट्ठा करना पड़ता है। और हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें जगह जगह आंदोलन करने पड़ते हैं। काफी सारी जगह पे लव जिहाद के मुद्दे चलते हैं, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा के काट के फेंक दिया जाता है, और उसी बहन को न्याय दिलाने के लिए हमको इस देश के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर धरने देने पड़ते हैं, कलेक्टर से भीख मांगनी पड़ती है। एक माँ बाप अपनी बच्ची को 18 साल पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और कोई जिहादी आता है 2 साल प्यार में फंसा के उसको काट के टुकड़े करके कहीं नाले में फेंक जाता है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो केंद्र की सरकार सनातन धर्म को लेकर हमसे वोट लेकर गई थी, जब बहन बेटियों की बात आती है तब वो सरकार आज तक के कोई भी मुद्दे पे वो सरकार कहीं पर भी काम नहीं कर पाई है। दिल्ली से लेके गुजरात तक हर दिन छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ है कि उनको कहीं पर सजा दी जा सके। आज तक कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ है कि जिहादियों को गाय काटने पर किसी को फांसी की सजा हुई हो। एक तरफ हम गाय को माता मानते हैं और दूसरी तरफ हमारी आंखों के सामने रोज वो गाय के साथ में रोटी लगा के खाते हैं, और हम सारे के सारे सनातनी, हम सारे के सारे मराठा, हम सारे के सारे क्षत्रिय कहीं ना कहीं आज भी चुप बैठे हैं। हमारी आंखों के सामने गाय कटती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सब एक होकर काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रोक पाएंगे। बाकी इस तरह से लड़ते रहेंगे कि राजस्थान क्षत्रियों का है, महाराष्ट्र मराठाओं का है, गुजरात गुजरातियों का है, इस तरह से कभी भी ना तो हमारी बहन बेटियां इन जिहादियों के हाथों से बचेगी, और ना ही हमारी गौ माता इन कत्ल जो कर रहे हैं, इन कत्ल खानों में जो हमारी गायें आती है वो बचेगी। एक होके काम करेंगे तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी बच जाएगी, हमारे सनातन धर्म की आवाज भी मजबूत हो जाएगी। और जो हमारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो मराठा समाज के हो चाहे क्षत्रिय समाज के हो, अगर हम एक होकर विधानसभा का घेराव करें, हम एक होकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करें, हम एक होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें और हमारे मुद्दे रखें, तो साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो टाइम दोगे उस टाइम के अंदर उनको वो मुद्दे स्वीकार करने पड़ेंगे और हमारी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आज का जो टाइम है, आज का टाइम है सर कटवाने का नहीं है, सर गिनवाने का है। छत्रपति महाराज जी का जब समय था तब सिर कटवाने का समय था, सिर कटवाए थे, मराठाओं ने लड़ाई लड़ी है। राजस्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी लड़ी है, साथ में राजस्थान में महाराणा प्रताप जी ने लड़ी है, और कई ऐसे वीर योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी वीर योद्धा है उन सबको कहीं ना कहीं हमने दीवारों पे लटका के छोड़ दिया है। ना हम उनके विचारों पे चलते हैं, ना हम उनका आचरण अपनाते हैं। महीने में 1 या 2 दिन जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता है वहां पे भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ना हमें उनके आचरण पे चलना आया, ना हमने उनके जितने भी सनातन धर्म को लेके, जितने भी हिंदुत्व को लेके उनकी जो आजादी लड़ी थी उन्होंने,
एक भी मुद्दा आज तक हम अपने अंदर नहीं अपना पाए। कहीं ना कहीं हम जितने भी आज बैठे हैं सबके अपने अपने व्यापार है, उनको व्यापार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उनकी बहन बेटियां कहाँ जाती है कोई पता नहीं है। घर में एसी लगा दी, टीवी लगा दी, बड़ी बड़ी एलसीडी लगा दी, सुविधाएं कर दी, बहन बेटियां कहाँ जा रही है, कौन जिहाद कौन जिहादी उनके साथ में क्या कर रहा है, किसी को कोई पता ही नहीं होता। लेकिन वो बेटी जब या तो भाग जाती है जिहादी के साथ में, या अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देती है, अपने परिवार को सरप्राइज देती है कि मैंने शादी कर ली है, तब हमारी आंखें खुलती है, तब हम समाज के आगे, संगठनों के आगे जाके भीख मांगते हैं कि हमारी बच्ची किसी के साथ में भाग गई है, जिहादी उसको भगा के ले गए, आप हमारी मदद कीजिए। और हर एक व्यक्ति आज ये चीज देख रहा है। और जो ये जिहाद है, सबसे बड़ा आज जिहाद है गौ माता की हत्या और लव जिहाद, बहन बेटियों की हत्या। आए दिन ये चीजें हो रही है, आए दिन हमारी बहन बेटियां कट रही है, लेकिन आवाज उठाने के लिए हम कल भी एक नहीं हो पाए, हम आज भी एक नहीं हो पाए। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर प्रांतवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर राजस्थान, गुजरात, मराठा, ये सारी चीजें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आज भी शेक है। हम लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं, एक साथ बैठ के हम लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर एक साथ बैठ के हम लड़ते हैं तो आज हमारे भारत की ये हालत नहीं होती, आज हमारे राज्य की ये हालत नहीं होती। आज जहां जगह जगह पे हमारे साथ में हमारे बच्चों को सिर्फ गौ माता की रक्षा करते टाइम उनपे मुंह में दर्द किए जाते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, आज हमारे प्रदेश की ये हालत नहीं होती। आपके प्रदेश की आए दिन खबर आती है, हमारे प्रदेश की आए दिन खबर आती है, लेकिन सब अपने अपने व्यापार में मस्त है, कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। और जो मराठा क्षत्रिय आगे आकर आवाज उठाते हैं उनके साथ में रियलिटी में कोई ग्राउंड पे खड़ा होना नहीं चाहता है। मैं पिछले 10 सालों से राज शेखावत जी को देख रहा हूं, उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है। महीनों हो जाते हैं जब वो अपने बच्चों से मिलते हैं, महीनों निकल जाते हैं जब अपने घर पे आराम से बैठ के वो खाना खाते हैं। उनकी आधी जिंदगी गाड़ी में गुजर चुकी है। अभी वो यहां से निकल के राजस्थान अलग अलग राज्यों में जाएंगे, आज से लेके अगले 8 दिन तक वो घर नहीं जाएंगे, बाहर सिर्फ समाज के मुद्दों पे चर्चा करेंगे, सनातन धर्म पर जो भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो जब डॉक्टर राज शेखावत जी समाज को अपना इतना कीमती समय दे सकते हैं, तो आप और हम साथ में क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप और हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जो लड़ रहे हैं उसके साथ तो खड़े हो सकते हैं, उनके लिए हम आवाज तो उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। अपने साथ में हम 2 लोगों को और लेके आ सकते हैं कि वो इस तरह से समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे क्षत्रियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे मराठाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा, तब ये सरकारें हमारे आगे घुटने टेकेगी। बाकी हमारी बहन बेटियां, हमारे जितने भी मुद्दे, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, धीरे धीरे सारी खत्म हो जाएगी, हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। जिस तरह से राजस्थान के रजवाड़े, गुजरात के रजवाड़ों को खत्म किया गया, जिस तरह से समाज को एक लालच देकर समाज से 562 रजवाड़े लिए गए, आज उनकी कहीं पर भी जब बात करते हैं तो वो सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। कहीं ना कहीं क्षत्रियों को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। जो केंद्र में सरकार बैठी है, उस सरकार ने कहीं ना कहीं क्षत्रियों को, मराठाओं को खत्म करने का काम किया है। ये जब भी आपके एमएलए नेता आपके पास में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आपके मुद्दे वो आराम से बैठ के सुनते हैं, जैसे एक बाप अपने बेटे की बात सुनता हो। लेकिन अगले 5 साल तक कोई भी आपका नेता आपको दिखाई नहीं देता है। फिर अगले 5 साल बाद में वही खेल चालू हो जाता है। वो आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपसे वोट मांग के ले जाते हैं। लेकिन आपको आज तक समझ में नहीं आई कि जब वो लोग वोट की राजनीति समझते हैं तो आप उनको वोट की चोट क्यों नहीं दे सकते? आप एक होकर अपना मत किसी ऐसे आदमी को दीजिए जो आपके समाज की बात करता हो, जो आपके धरोहर की बात करता हो, जो गौ माता को बचाने की बात करता हो, जो मुद्दों पे बात करता हो। आज आपके सामने इस तरह के मुद्दे अगर डॉक्टर साहब लेके बैठे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आज अगर डॉक्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मराठाओं को एक कर रहे हैं, क्षत्रियों को एक कर रहे हैं, तो कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ ना कुछ उनको लगा होगा कि हमारे साथ में इस तरह की ये हरकतें हो रही है, सरकार हमारे साथ में इस तरह की हरकतें कर रही है, तो इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन मुद्दों में बदलाव आना चाहिए, इसीलिए हम साथ बैठते हैं। लेकिन हम साथ बैठकर भी यहां से जब निकलेंगे तो वापस वो चीजें भूल जाते हैं। मेरी उम्र मात्र 28 साल है और मैं 13 सालों से काम कर रहा हूं। 18 से ज्यादा मेरे ऊपर मुकदमे हैं, राजस्थान में,
गुजरात में, हर जगह पे मेरे ऊपर मुकदमा है। जहां पर बहन बेटियों की बात आती है मैं वहां सामने देखता नहीं हूं कि कौन है कौन नहीं है। वहां पे भले मुकदमा हो, लेकिन हम हमारा काम करके निकलते हैं। हमको अगर हमारी बहन बेटी चाहिए, वहां पर न्याय चाहिए, तो हम न्याय लेकर उठेंगे। तो इस तरह से अगर हर जिले में, हर गांव में, हर राज्य में अगर 5-7 ऐसे मजबूत हमारी टीम में लड़के हो जाएंगे तो हमारी बहन बेटियों की रक्षा हम जरूर कर पाएंगे। लेकिन आजकल हर माँ बाप यही चाहता है कि समाज की रक्षा तो हो, लेकिन हमारा बेटा घर से नहीं जाए, हमारे बेटे पे मुकदमा नहीं हो, पड़ोस से कोई जाए और वो जाके लड़े, वो हमारी बहन बेटियों की, हमारी गांव की, शहर की रक्षा करे। सबसे पहले अगर आप नहीं निकल सकते हो तो आप अपने एक बच्चे को मराठाओं के साथ, क्षत्रियों के साथ में अवश्य भेजें। आने वाली आपकी जो पीढ़ी है वो गूंगी पैदा नहीं है। अगर यही हाल रहा, आज तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको सारे मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन आने वाले साल के अंदर, आने वाले भविष्य की अगर आप देखने जाओ भविष्य की तरफ, तो आने वाली हमारी नस्लें गूंगी पैदा होने चालू हो जाएगी, क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई होगा ही नहीं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और यही चीज बोलता हूं कि अगर आप कहीं पर भी किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने आसपास देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है, हम क्या साहब भारतीय आदमी है, ठीक है, हमारी एक सबसे बड़ी आदत है और वो आदत आज हमारी कमजोरी बन चुकी है। हम लोगों की आदत है कि कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसकी टांग कैसी खींची जाए, कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसको नीचे कैसे बिठाया जाए, उसकी 2 बातें समाज में किस तरह से गलत फैलाई जाए ताकि वो काम नहीं कर पाए। ये हम लोगों की आदत है और इसी आदत के कारण हम अलग अलग आज विभागों में बंट गए हैं। 10 मराठा किसी के साथ में है, 5 क्षत्रिय किसी के साथ में है। अगर हम एक जाजम पे बैठकर बात कर लेंगे तो केंद्र में बैठी हुई वो कुर्सियां भी हिला देंगे और सरकारों को समझ में आ जाएगा कि भगवा जो है ना, वो भगवा लाने वाले ये मराठा और क्षत्रिय ही है, तभी आज ये भगवा आया है। बाकी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना भगवा झंडे को लेकर कि भगवा हम लेके आए हैं, ये भगवा लाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, वो थे तब आज हमारे सर पर भगवा बंधा हुआ है। अगर वो नहीं होते तो आज ये केंद्र में जो सरकारें बैठी है वो भगवे पे बात नहीं कर रही होती। जो अपनी बाप की बपोती समझ के बैठे हैं कि ये भगवा हमारा है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये भगवा मराठियों का है, ये भगवा क्षत्रियों का है। अगर राजस्थान नहीं होता तो आज भारत नहीं होता, और अगर मराठा नहीं होता तो आज हमारा जो भगवा है वो भगवा हनुमान श्याम नहीं है। जय भारत, जय माता। बहुत अच्छा ओजस वक्ता है हमारे, सोशल मीडिया पे भी काफी अच्छी बातें आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ एक और शख्सियत यहाँ उपस्थित हुई है जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं भदौरिया जी, वो उपस्थित है हमारे बीच। मैं चाहता हूँ आप भी आज के कार्यक्रम के अनुरूप 2 शब्द अवश्य बोले। पधारे, आइए पधारिए, पधारिए, पधारिए भदौरिया जी, पधारिए। ठीक है, भदौरिया जी नहीं बोलना चाहते लेकिन कोई बात नहीं, उनकी तरफ से मैं सारी जो बातें हैं, हमारे विचार है आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले सर्वप्रथम सम्मानित मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को मेरा जय सियाराम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराज। और मेरे समक्ष उपस्थित आज के इस आयोजन के सबसे बड़े कोहिनूर, जिनकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता, ऐसे आप सभी सम्मानीय जनगण को मेरा कोटि कोटि नमन। जय शिवाजी, जय महाराणा प्रताप, जय मां कन्या। दोस्तों, आज का जो ये आयोजन है, इस आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी उस विषय पे चर्चा करेंगे। साथ ही आज के इस आयोजनकर्ता के जो मुख्य स्तंभ है डॉक्टर साहब, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि हमें मंच, माला
और माइक की आवश्यकता नहीं है। हमें तो आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ इन क्षत्रियों की, इन मराठाओं की, इन राजपूतों की एकता की आवश्यकता है। हमें तो वो दे दीजिए साहब, इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं। अभी आपने देखा यह मंच माला स्वागत में करीबन आधा घंटा लग गया हमें। ये आधा घंटा जो हमें लगा, इस आधे घंटे में हो सकता है कि हम कई अच्छे यहाँ पे जो वक्ता उपस्थित हैं उनके विचारों को ग्रहण कर पाते हैं। तो आगे से मेरा आग्रह रहेगा आयोजनकर्ता से, डॉक्टर साहब से, कि कृपया डॉक्टर साहब आप आगे से 10-20 किलो पुष्प जो है उनकी पंखुड़ियां ले आए, और जो स्वागत यहाँ हो वही स्वागत वहां भी कर दिया जाए, ताकि 5 मिनट में हमें स्वागत का कार्य खत्म हो जाए। क्योंकि स्वागत की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता है हमारी एकता की। ठीक है, तो मेरा आग्रह है, क्योंकि हमें इन सभी व्यवस्थाओं की आवश्यकता बिल्कुल न कल थी, न आज है, न आगे रहेगी। आप मुझे मंच नहीं देंगे तो भी चलेगा, आप हमें ये मंच नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो आपने बनाया। हमारा अस्तित्व बनाया किसने? आप सबने बनाया। हमारी वैल्यू है वो आप लोग हैं साहब। तो यदि ये मंच नहीं भी होगा, आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिलेगा तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपकी जो एकता है, समस्त क्षत्रियों की जो एकता है, वो अनिवार्य होनी चाहिए। सहमत है आप मेरे से? मैं सही कह रहा हूं ना? तो ये तो चलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आज के इस आयोजन के विषय पर आप सभी के समक्ष वो सारी हमारी मांगे हैं उस पर विस्तार से विचार विमर्श करने जा रहा हूं, क्योंकि बाकी तो सारी बातें मेरे से पूर्व जो वक्ता है उन्होंने आपके सामने रख दी। लेकिन ये जो मांगे हैं, इन मांगों का क्या, इन मांगों को लक्ष्य तक कैसे ले जाएंगे, इन मांगों पे सफलता कैसे हासिल करेंगे, वो भी हम सभी को जानना अवश्य है। इसलिए मैं अब इन मांगों पे आप सभी के बीच विस्तार से चर्चा करूंगा। एक्चुअली क्या, मुझे मराठी पढ़ना नहीं आता। मला मराठी मध्ये गोष्ट मराठी येते मला। माझ्या तिथं आर्मीमध्ये, मी आर्मी होती तिथं मोलगे होते, ती महाराष्ट्र होते, ट्रेनिंग माझ्यासाठी केली होती, तिथं मी शिकले होते मराठी, परंतु गोष्टी करू शकतो, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो मेरे पास हुकुम की भेजी हुई एक पत्रिका थी। मैं एक्चुअली मुझे वो एक बार जो हिंदी में पत्रिका थी वो देंगे आपके पास, क्योंकि मेरे पास अभी थी, या तो मुझे हाई लिख के भेजिए। आप है मेरे पास है, आप हाई लिख के भेजिए। फोन बंद हो गया आपका? नहीं, चलो मुझे हाई लिख के भेजिए ना। नहीं हाई मेरे पास है ना, तो हाई लिख के भेजिए, मैं खोल लूंगा। अच्छा चला गया, एक सेकंड। आज ये आयोजन जो है मराठा राजपूत क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन है। आप इस विषय को समझ चुके होंगे कि क्या विषय है। विषय यह है कि क्षत्रिय की परिभाषा में जो भी आते हैं, फिर चाहे वो मराठा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय हो, चाहे ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय हो, वो क्षत्रिय एक जागरण पे आना चाहिए। यही तो है हमारी मांग। इसी विषय में हम आज इकट्ठा हुए हैं, और इस एकता से हमें लाभ क्या होगा वो आप सबने ये देखा। ये जो मांगे हैं, ये मांगे तभी मानी जाएंगी, ये मांगे तभी मानी जाएंगी जब आपकी संख्या बहुत ही बड़ी होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा सर गिना देंगे। ये जो मांगे हैं, मैं एक बार आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस मांगों पे आप गहन मंथन करना, और अगली बार जब हम विशाल महासम्मेलन करेंगे, उस महासम्मेलन में आपका ये दायित्व बनता है कि कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 आदमी लेकर यहां आए। संख्या है तो सफलता है, और सफलता है तो शक्ति है, और शक्ति है तो सत्ता है। बाकी आपके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हमारी जो पहली मांग है जो हमने रखी है, वो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर है। कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, जो सामान्य श्रेणी के गरीब परिवारों के लिए है,
वो 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए। सहमत है आप इससे? सहमत है? तो कितने से हाथ फेंक बताइए, हाथ फेंक बताइए कितने सहमत है इस मांग से? सहमत है? मैं एक एक मांग, ये पंचायत चल रही है हमारी, एक एक मांग मैं आपके सामने रखूंगा। आप सहमत हैं तो हाथ खड़ा करिएगा, ताकि ये जो आवाज है ये ठेठ केंद्र और प्रदेश की सरकार तक जाए। इसमें हमने ये भी कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस है वो ओबीसी के तर्ज पर लागू किया जाए। अभी काफी सारी विसंगतियां है ईडब्ल्यूएस में, बहुत सारी विसंगतियां है साहब। हम ये चाहते हैं कि जो ओबीसी को लाभ मिल रहा है, ओबीसी को जो लाभ मिल रहा है, सिर्फ उसी तर्ज पर हमारे जो ईडब्ल्यूएस के जो भाई बहन है, जो युवा है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। भाई सहमत है कि नहीं? एग्री है? बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मांग है हमारी अग्निवीर प्रणाली को। अग्निवीर यानी आप समझ गए अग्निवीर मैं किसके लिए कह रहा हूं? भाई केंद्र सरकार ने इस देश के युवाओं के लिए, जो पहले सामान्य श्रेणी की भर्ती होती थी, 15 साल नौकरी फिर पेंशन था ना पहले, उसको खत्म कर दिया जवानों के लिए, खास करके जवानों के लिए, और उसको सिर्फ 4 साल कर दिया। मैं पूछता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से मैं भी पूछता हूं, आप भी पूछते हो कि इस देश के जो युवा है उनका क्या दोष? 4 साल की नौकरी में वो क्या कर लेंगे, और 4 साल के बाद आगे करेंगे क्या? उन्होंने जो सपने देखे थे बचपन में कि मैं देश की सेवा के लिए 15-15 साल 20-20 साल मेरी जिंदगी में दांव पे लगाऊंगा, आज वो जो युवा है वो हताश हो गए हैं साहब। तो हमने ये कहा है केंद्र सरकार से कि यदि आपको इस देश के युवाओं को शस्त्र की शिक्षा देनी है, यदि आपको हथियारों की ट्रेनिंग देनी है, तो आप और भी कई योजनाएं ला सकते हैं। जैसे हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, वहां पे जैसे 18 साल के युवा होते हैं वो वहां पे 1 महीने की ट्रेनिंग ले ले, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले ले, ताकि देश की रक्षा की जरूरत है तो वो बॉर्डर पे जाके लड़ सके। सिंपल बात है। और तो क्या हो सकता है इसके पीछे का आशय सरकार का? यही हो सकता है कि इस देश के प्रत्येक युवा को वो प्रशिक्षित करना चाहते हैं हथियार की लड़ाई में। तो मेरा यह आग्रह है कि यदि आपको वो करना है तो आप 1 महीने की ट्रेनिंग दे दीजिए, उन्हें क्या आपत्ति है? जो ट्रेनिंग में पास हो उसको सरकारी सुविधा मिले, जो पास ना हो जो ट्रेनिंग है उसको सरकारी सुविधा मिले नहीं। तो ये हमारी मांग है कि जो पुरानी पद्धति है, जो स्थायी भर्ती की, वो पद्धति वापस लागू की जाए और पेंशन की सुविधा इनको दी जाए। इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश के जवानों को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे हुए लोगों से भी आग्रह है कि वो भी अपने हाथ, क्योंकि ये पंचायत बैठी है, पंचायत इन मांगों पे आपकी राय धरना चाहती है। यदि आप कहोगे सही नहीं तो हम उसको मांग को काट देंगे, ठीक है। अगली जो हमारी मांग है वो एमएसपी को लेकर है। एमएसपी यानी आप समझ गए होंगे कि मैं जो एमएसपी की गारंटी को लेकर सभी फसलों पर कानूनी गारंटी सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमारे देश का किसान जो अन्न उत्पन्न करता है उस अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित सरकार अवश्य करे, क्योंकि इस पूरे देश का पेट पालता कौन है? किसान। और वही किसान यदि एमएसपी को प्राप्त नहीं करता है तो इस समय दुर्भाग्य हो सकता है क्या? तो हमने एमएसपी की मांग की। आप सहमत हैं साहब इससे? एग्री है सभी? बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो मांग हमने रखी है रोजगार के सृजन की रखी है कि जो मराठा राजपूत क्षत्रिय हैं, मराठा राजपूत क्षत्रिय, देखो क्षत्रिय जो है ना वो मुख्य शब्द है, उसमें मराठा भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, ये सारे उस क्षत्रिय में आते हैं। कहीं ना कहीं हमने विभाजन कर दिया, हमने नहीं किया, इन पार्टियों ने किया है, सरकारों ने किया है आपका विभाजन, ताकि आप एक ना हो जाओ। इन्होंने ओबीसी में डाल दिया आपको, ये तो ओबीसी का क्षत्रिय है, ये आपका नहीं है, लेकिन वो ओबीसी का क्षत्रिय तो आपका, ये ओबीसी की सुविधा सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को इन्होंने कई विभाजनों में बांट दिया है, वो विभाजन में खत्म करने पड़ेंगे, हमें एक होना पड़ेगा। हमें छत्रपति शिवाजी, महाप्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, इन महापुरुषों के नाम पर एक होने की आवश्यकता, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। लोकतंत्र लोकशाही है दोस्तों, और लोकतंत्र लोकशाही में यदि रजवाड़े स्थापित करने हैं तो आपको एकता करनी होगी। सब रजवाड़े जानते हो क्या होता है भाई? राजतंत्र जब था तब तो तलवारों के जोर पे आप रजवाड़े स्थापित करते थे। हमारे छत्रपति शिवाजी जो थे वो जब सफलता हासिल करते तो तलवार की जोर पे करते थे, वो भी ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में तलवार लेके निकलोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, बराबर है, क्योंकि संविधान से लोकतंत्र चलता है, तो करना चाहिए। और इस लोकतंत्र के रजवाड़े क्या हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, अवश्य सुनिएगा।
और उसमें मंथन कीजिएगा कि इस लोकतंत्र में रजवाड़े यानी क्या। देखिए, ग्राम पंचायत सरपंच राजा, ग्राम पंचायत रियासत हो गई, जो सरपंच बना वो राजा बन गया लोकतंत्र का। फिर तहसील पंचायत, वो भी रियासत, उसका अध्यक्ष राजा। फिर आओ आप जिला पंचायत, वो भी रियासत यानी रजवाड़ा रियासत, और उसमें जो जीतता है, जो अध्यक्ष बनता है, वो भी राजा। फिर आप आओ विधायक, यानी आपके वहां क्या बोलते, विधायक ही बोलते, जो विधानसभा में एमएलए, जैसे आमदार, जैसे महाराष्ट्र में आमदार कहते हैं, हमारे वहां धारासभ्य कहते हैं, राजस्थान में विधायक कहते हैं, अलग अलग उनको। लेकिन जो एमएलए है, जो विधानसभा में जीतता है, वो इस लोकतंत्र का राजा बना, किसका, विधानसभा का बना ना, तो विधानसभा रियासत होगी। अब जो सांसद महोदय है, खासदार, जो खसदार महोदय हैं, वो लोकसभा के राजा, तो लोकसभा क्या, रियासत। यानी ये रियासतें हैं, इन रियासतों में स्थापित होने के लिए हमें अब ईवीएम से, ईवीएम की सहायता से स्थापित होना, समझे मेरी बात। अरे ईवीएम की सहायता से कैसे होंगे भाई, एकता नहीं होगी तो कैसे होंगे। तो ये जितने भी क्षत्रिय हैं, मराठा है, अन्य राजपूत है, अन्य क्षत्रिय हैं, ओबीसी का लाभ लेने क्षत्रिय, ये सारे एक जाजम पे आ जाए तो साहब क्या आप रियासत में स्थापित नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो साहब। यदि ये सारे एक हो जाए, हम ये भेदभाव भुला दें कि वो तो राजपूत है, वो तो मराठा है, वो तो ओबीसी का क्षत्रिय है, ये सब भुला के यदि एक जाजम पे हम आ जाए तो साहब ये रियासतें हमारी होगी, रजवाड़े हमारे होंगे। एक बार फिर हम छात्र धर्म का निर्वहन करेंगे, और जो हमारे पूर्वजों ने किया इस प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की नागरिकों के लिए, वो हम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सहमत है मेरे से? सही कहा ना मैंने? तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि साहब ये मांगे तभी मानी जाएगी जब आपकी संख्या होगी, आपका संगठन होगा, आपकी एकता होगी। मैंने अभी भूतकाल में देखा, ये मराठा आंदोलन चला था, बहुत अच्छा आंदोलन था। वो एक बड़े उनके प्रमुख थे, बिल्कुल जारंगे जी साहब। उस व्यक्ति के जो शरीर का आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल पतले से वो शरीर में थे, लेकिन उनका जो जज्बा था वो आप सबने देखा। उस व्यक्ति और उनकी टीम ने मिलके सरकार को झुका दिया। कैसे झुके? क्योंकि वो सारे मराठा एक हो गए थे। यदि उसी दौरान वही मराठा इन राजपूतों को भी साथ ले लेता, ओबीसी के क्षत्रियों को भी साथ लेता, तो साहब वो मूवमेंट और बड़ा बनता था। ठीक है साहब? तो कहीं ना कहीं क्या था, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं साहब, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, और क्षत्रिय जब एक होता है ना साहब, तो सफलता मिलती है और मिलती है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम लोग अब ये सारे विभाजन दूर करें, इन पार्टियों के, इन सरकारों के मंसूबों को खत्म करें, और आने वाले देखो चुनाव, यदि आप जीतते हो, सत्ता में आते हो, तो योजनाओं की कमी नहीं है साहब। एक झटके में आप चाहोगे वो कर दोगे इस देश की जनता के लिए। और क्षत्रिय सदैव सबके लिए सोचता है साहब। क्षत्रिय सदैव न्याय अधिकार की बात करता है। हमारे पूर्वज भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, क्या वो अपने लिए जिए क्या है? इस महाराष्ट्र की, इस प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने घर परिवार भी त्यागा, और वो मैदान जंग में कई सालों तक लड़े कि लड़े? क्यों? उनके पास सत्ता थी, वो राजा थे। इस लोकतंत्र के राजा बनोगे ना साहब, तो योजनाएं की कोई कमी नहीं है, लाभ बहुत सारे आप दे सकते हो, क्योंकि हमारा यदि कोई राजा होगा तो हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारा काम होगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जहां हमारी भरपूर संख्या क्षत्रियों की, फिर चाहे वो मराठा हो, राजपूतों की, फिर ओबीसी का क्षत्रिय हो, साथ मिलकर और उस विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत में अपने उम्मीदवार को आप आगे लाओ, ताकि वो आपकी सुने और आपके साथ अन्याय भविष्य में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली बात करता हूं मैं। एमएसपी, हमने रोजगार की बात की कि मैं मराठा राजपूत क्षत्रिय युवाओं के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजन किए जाएं। साहब इस मांग से सहमत है? हमारे मराठा क्षत्रिय जो राजपूत हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए रोजगार की सुविधा सरकार उत्पन्न करे, ये सही तो है? एग्री है आप इस पे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो हमने मांग रखी है, कल्याणकारी योजनाएं। जैसे हमने कहा है, पूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए। अब इस देश के रक्षक कौन?
जवान जो देश की सीमाओं पे है ना, पूरी रात जागते हैं, आप सोते हो, और उनके लिए तो सुविधाएं होनी चाहिए। जब वो 15 साल करके आते हैं उस ऊंचाई पे जहां पे इंसान नहीं रह सकता, बर्फ में, उस ऊंचाई पे, उस रेती में, उस धूप में वो ड्यूटी करके आते हैं, और जब वो घर पे 15 साल के बाद आते हैं उनको सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो हमारी ये मांग है कि इन पूर्व सैनिकों, जो शहीदों के परिवार है, उनके लिए आप पुनर्स्थापित का कार्य गति में लाए, ऐसे हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, सहमत है आप इससे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, ये भी हमने मांग रखी है। आगे हमने ये कहा है, सिंचाई योजनाएं, सूखे से प्रभावित किसानों हेतु विशेष सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की जाए। भाई जहां सूखे से प्रभावित किसान है उनके लिए सिंचाई योजनाएं होनी चाहिए। सहमत है आप इससे? किसान इस देश को पालता है साहब, किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। हम में से 90% लोग किसान ही है, 90% लोग किसान ही है, 10% लोग हैं जो व्यापारी हैं या काम काज करते हैं, बाकी 90% किसान। तो किसान के बारे में मांगे रखिए। आगे हमने कहा है, विकास बोर्ड मराठा राजपूत क्षत्रिय समाज के सर्वांगीण विकास हेतु मराठा राजपूत क्षत्रिय विकास बोर्ड का गठन किया जाए। ये बहुत आवश्यक है साहब। ये जो विकास बोर्ड है, इससे आपको कई सारे लाभ मिल सकते हैं। तो ये विकास बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सहमत हैं आप लोग? विकास बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए ना साहब? तो ये मांग भी हमने रखी है। उसके अलावा हमने रखा है, इतिहास पाठ्यक्रम महाराणा प्रताप जी, संभाजी महाराज जी, पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। हमारे महापुरुषों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल क्यों किया जाए? ताकि इस देश के युवाओं को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी तो मिले। गलत तो नहीं है साहब? सहमत है इससे? बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो मांग है हमारी वो है धरोहर संरक्षण। अभी जो बात हुई, अभी एक वक्ता यहाँ कह रहे थे कि हमारे छत्रपति शिवाजी और हमारे जो महापुरुष है उनकी संपत्तियों पर यहाँ के कुछ मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर रखा। मैं खुल के बोलता हूँ, मुस्लिम है नहीं मुस्लिम, मुझे किसी का डर लगता नहीं, ठीक है? जो है वो है, सच्चाई है वो है, हम उसको अलग शब्द में कोई नहीं। यहाँ के कुछ मुस्लिम लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो हम सरकार से चाहते हैं, क्योंकि सरकार देश चलाती है, प्रदेश चलाती है, तो सरकार उस पर नियम बनाए, कानून बनाए, व्यवस्थाएं बनाए और इन संपत्तियों को, इन जो कब्जेदार है उनसे मुक्त कराएं। तो हमने कहा मराठा राजपूत क्षत्रिय किलो एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण एवं पुनर्निर्माण किया जाए। हमने ये मांग रखी है, इससे सहमत है आप? तो ये सारी मांगों को लेकर आज की ये महापंचायत का आयोजन हुआ था। इन मांगों पे आप सहमत हैं? मैं आग्रह करूंगा आयोजनकर्ता से, डॉक्टर साहब से, अब इन मांगों को लेटर हेड पर लेके और इन मांगों को आप ट्वीट करें, आप ईमेल करें आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को, ताकि वहां तक ये मांगे जाए। और कुछ मांगे जो केंद्र की है तो आप ये केंद्र को भी मेल करें। आप तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सालों से काम कर रहे हैं, तो ये मांगे हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इन माध्यम से वहां तक पहुंचाए। आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी, है ना? वो कहते हैं ना कि जब आदमी कोशिश करता है तो सफलता परमात्मा देता है। साक्षात मां करनी हमारे साथ है सब, मैं झूठ नहीं कहूंगा। मैं तो मां करनी को साथ में लेके चलता हूं। मेरी मां करनी के आशीर्वाद से मैं वो सब कुछ करता हूं जो मुझे सही लगता है। और देखो साहब, मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरी उम्र 51 साल हो गई है, ठीक है, और फौज में रहा हूं, देश के लिए ईमानदारी से काम किया। 8 साल कश्मीर में लगातार मैंने दायित्व निभाया और मैंने कितने आतंकवादी मारे मुझे भी नहीं पता, मैंने ठोके। और भाई आतंकवाद मुक्त तो देश करना ही पड़ेगा। अब वहां ईमानदारी से काम किया, यहां भी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य एक मात्र है साहब, पिछले 12 साल से मैं यही काम कर रहा हूं कि जो भी क्षत्रिय की परिभाषा में है उनको मैं एक दादन पे लेके आऊं और उनको रजवाड़े वापस स्थापित करके, मैंने जो बताया आपको। तो मेरा आपसे आग्रह इतना ही है साहब कि जो आपसी मतभेद है हमारे, आपसी मतभेद ये पार्टियों के द्वारा उत्पन्न किए गए, उन आपसी मतभेदों को भूल जाना है आपको सब। और अब हमें क्या करना है, आज से अभी से हमें हमारी कुल देवियों की कसम है साहब कि हम आज से अभी से क्षत्रिय जो भी है, क्षत्रिय की परिभाषा में जो भी आता है, फिर वो चाहे मराठा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गरासिया हो, चाहे XYZ, चाहे सामान्य श्रेणी हो, चाहे ओबीसी में ला देने वाला हो, उसे हमें जोड़ना होगा। सही बात है, सहमत है मेरे से?
जोड़ेंगे ना। अब उसके लिए करना क्या है साहब, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आदमियों को, 3 आदमियों को, 5 आदमियों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज जोड़ना है और उनको एडमिन बनाना है और उनको फोन करके कहना है कि भाई मैंने एडमिन बना दिया, अब आप भी अपने 5-5 लोगों को जोड़ने का कार्य। साहब संख्या है तो ही सफलता है, इसलिए मेरा आग्रह है साहब, आज के इस आयोजन को आप सफल बनाएं और इस आयोजन का जो एक हमारा विषय था, जो हमारा उद्देश्य था, वो उद्देश्य अब आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंचाकर हमें कृतज्ञ करें, ऐसी मेरी आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनती है। और जहां भी आप कहेंगे, जिस जगह कहेंगे, जिस समय कहेंगे, सब करनी सेना आपके साथ है। मैं आपसे फिर कहता हूं, करनी सेना आपके साथ। हम पूरे भारत वर्ष में स्थापित हो चुके हैं और करोड़ों की संख्या में करनी सेना के महाराष्ट्र से लेके ठेठ J&K तक, वहां कन्याकुमारी से लेके आपके कश्मीर, पंजाब तक हम लोग बिल्कुल फैल चुके हैं और क्षत्रिय समाज की एकता ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि आपके बिना कार्यक्रम सफल होता नहीं है साहब, इसलिए अगली बार प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आएगा, तो हमारी जो उपस्थिति है वो उपस्थिति दर्ज होगी और आयोजन सफल, आज भी सफल आयोजन, अपना आयोजन असफल आज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति 100-100, 1000-1000 आदमी की कैपेसिटी रखता है। तो मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इतना अवश्य कहूंगा, अन्याय के सामने लड़ना होगा, अन्याय के सामने बात रखनी होगी, और यदि आपका कोई भाई खड़ा होता है आपको न्याय देने के लिए, तो वो यदि आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, उसके पीछे तो चलना आपको शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो भाई आगे जाके असफल न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी, जय महाप्रताप, जय मातृ, जय हिंद।